समीक्षा के रूप में हम सभी साथियों के सामने बात रखी। अब मैं माननीय अध्यक्ष जी, और आदेश हो तो मुझे बताया जाए प्लीज। माइक म्यूट है सर आपका, माइक म्यूट था सर आपका। जी जी, ठीक है, धन्यवाद जी। तो लगभग हमारे अपनी बात रखी है और अभी 2.5 घंटा करीब हो गया है और मुझे लगता है कि सभी लोग साथियों के मोबाइल का नेट भी खत्म होने में ही होगा, तो ज्यादा बात हम लोग अब नहीं कर पाएंगे। अगले सेशन में अगला प्रोग्राम रखते हैं, फिर शेष बातें जो छूट गई हैं उस पे हम चर्चा करेंगे और खास बातें मैं पुनः फिर एक बार रिपीट कर दूं आप लोगों के बीच में कि धन के बगैर, पैसे के बगैर आंदोलन नहीं चलेगा और कोई धनवान व्यक्ति, अमीर व्यक्ति बुद्ध, अंबेडकर, साऊ फूले और मान्यवर काशीराम साहब के आंदोलन के लिए धन देने वाला नहीं है। यहाँ तक कि जो हमारे बहुजन समाज के धनवान लोग हैं वह भी इस मिशन के लिए धन देने के लिए तैयार नहीं। एक एमपी बनने के लिए, एक एमएलए बनने के लिए, बनेंगे कि नहीं बनेंगे नहीं मालूम, लेकिन 10-10 करोड़, 5-5 करोड़ रुपए टिकट के लिए देने के लिए पीछे पीछे घूमते हैं हमारे बहुजन समाज के संपन्न लोग भी। लेकिन आंदोलन के लिए, मूवमेंट के लिए जब उनसे 10,000 भी मांगे जाते हैं तो शायद उनका दिल बहुत छोटा हो जाता है, बहुत कमजोर, असहाय अपने को महसूस करते हैं। तो इसका विकल्प क्या हो सकता है? इसका हमारे पास रास्ता क्या है? तो हमारे पास इसका रास्ता यही है कि हम मध्य वर्गीय, जो बीच वाला हमारा समाज है, उसके सहयोग से ये महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाए। यही मान्यवर काशीराम साहब ने भी जब काम किया था तो उन्हीं वर्गों का, जो मिडिल वर्ग है, बीच वाले लोग हैं, बीच का हमारा समाज है, उसके ही धन से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। ठीक आज हम उसी जगह खड़े हैं, तो हम लोगों को ये काम करना है। मेरे पे ये सभी राज्यों की बकाया लिस्ट रखी हुई है, प्रदेश कार्यालय से दे दी गई है। मैं इसे पढ़ना नहीं चाहता आप सबके बीच में। आप सब लोग, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे सभी राष्ट्रीय महासचिव, सभी हमारे प्रदेशों के कोऑर्डिनेटर, प्रभारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वो सेंटर ऑफिस से संपर्क कर लेंगे और उनके साथ बैठ के आप लोग चर्चा कर लेंगे और जो भी शेष आप लोगों के ऊपर बकाया है उसको आप लोगों को देना है, नहीं तो आगे काम करने में बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। हमारी आदरणीय प्रेमलता जी ने दिल्ली से एक आशंका व्यक्त की कि रजिस्ट्रेशन एक बार होना है कि बार बार होना है, इसके बारे में बताया जाए। तो मैं उनकी बात को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, मैं मतलब बताना चाहता हूं। ये कोई गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये कार्यक्रम का रजिस्ट्रेशन है। एक सम्मानित भाषा में इसको रजिस्ट्रेशन बोल दिया गया है, वैसे इसका सही अर्थ है चंदा। भाई जो प्रोग्राम करना चाहते हैं उसके लिए एक व्यक्ति के ऊपर कितना भार पड़ता है वो भार देना है, अपना हिस्सा देना है।
तो इसको सम्मानित भाषा में हम लोग कह देते हैं कि वे रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। सीधा सीधा नहीं कहते कि अपने हिस्से का पैसा दीजिए, तो उसको सम्मानित भाषा में कह देते हैं रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। तो जैसा प्रोग्राम होगा, मैं आदरणीय प्रेमलता जी से निवेदन के साथ बताना चाहता हूं, जैसा प्रोग्राम होगा, जितने खर्चे का प्रोग्राम होगा, उतना ही शेयर उसके हिस्से में आएगा। और एक बार होगा कि बार बार होगा, तो इसका भी मैं स्पष्टीकरण कर देता हूं कि ये जितने प्रोग्राम होंगे उतनी बार होगा। अगर एक वर्ष में 12 प्रोग्राम होते हैं तो 12 बार होगा, 6 प्रोग्राम होते तो 6 बार होगा, 2 प्रोग्राम होते तो 2 बार होगा। यानी जब जब कार्यक्रम होंगे तब तब पैसा चाहिए। ठीक है, ये समझ लीजिए। दूसरा एक उन्होंने संकेत दिया जो बहुत अच्छा है, जिसका हम लोग समर्थन करते हैं हमेशा, कि आय व्यय स्पष्ट होना चाहिए, इनकम और खर्चा। तो जब से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनी है, इस पे हम लोग बड़ी पारदर्शिता रखते हैं। 3 हिसाब रुके हुए हैं। एक हिसाब रुका हुआ है जो सांची में प्रोग्राम हुआ था 30 अप्रैल और 1 मई का, और एक प्रोग्राम का हिसाब रुका हुआ है लुम्बिनी वाले का। तीसरा यह है जो हमने 18 मार्च और 19 मार्च को किया है। तो ये इसकी कॉपियां नहीं बनी है, तो मैं आदरणीय अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, दूसरे साथियों से भी निवेदन करूंगा कि 2-3 दिन की छुट्टी लेकर आप लोग ऑफिस में बैठें और मुकेश, गौतम और शशि के साथ बैठकर हिसाब बनाएं। आप लोग हिसाब बनाएं। मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं, सांची का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें 3 लाख रुपया सेंटर की ऑफिस से लग गए थे। 2.5 लाख बता रहे हैं कमलेश बौद्ध जी के मेरे लगे, मेरा कर्जा है। तो उसमें भी इनकम बहुत कम हुई थी, खर्चा ज्यादा हुआ था। ठीक है। और लुम्बिनी का मैं आपको बता देता हूं, लुम्बिनी में करीब इनकम हुई थी लगभग 16.5 लाख या 17 लाख। खर्चा हुआ था लगभग 13 लाख। तो उसमें 4.5 लाख रुपया बचा था, उसमें 4.5 लाख रुपया बचा था। ठीक है, मोटा मोटा मैं आप लोगों के बीच में बता देता हूं। अभी 18 मार्च का और 19 मार्च का जो प्रोग्राम हुआ है, इसमें इनकम हुई है रजिस्ट्रेशन से मात्र 2,20,000, मात्र 2,20,000। और खर्चा है इसका कैप, टोपी, बेल्ट और सारा कार्यक्रम लगा के लगभग 5 लाख, लगभग 5 लाख के करीब इसका खर्चा है। साथियों पे बहुत पैसा बाकी है, दिल्ली वालों पे भी बहुत पैसा बाकी है, मध्य प्रदेश वालों पे भी बहुत पैसा बाकी है। ये सारी आप लोग ले लेना एक एक कॉपी, और एक एक व्यक्ति के नाम से है। और जैसा मैंने आपको कहा कि भाई थोड़ा समय दफ्तर में बैठने का जरूर दीजिए। खुशी की बात है, हमारे जम्मू कश्मीर से चरगोत्रा साहब ने कहा कि जो हमारी ड्यूटी लगेगी हम बैठेंगे। गुजरात से हमारे आदरणीय खेमचंद सोलंकी साहब ने भी कहा। तो आप लोग ये बना लीजिए। और अभी हमारे आचार्य जी ने एक संकेत किया था कि हमारे आंदोलन, प्रतिक्रांति के आंदोलन अपेक्षा दूसरों के, जिनसे हमारा संघर्ष है, जिस विचारधारा से हमारा संघर्ष है, उसके मुकाबले हम टिक नहीं पाते, उसके मुकाबले हम खड़े नहीं हो पाते। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, बुद्ध के बाद काफी लंबे समय तक धम्म चला, लेकिन बृहदत्त की हत्या हो जाने के बाद विलुप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। फिर हमारे अनेक महापुरुष जन्मे, संत रविदास, संत कबीर, 150 करीब उन महापुरुषों की संख्या है। तो ये देखने में प्राय मिलता है कि जब तक वो संत रहे, गुरु रहे, तब तक वो आंदोलन चला, या कुछ थोड़े बहुत समय तक उनके शिष्य और ले जा सके, बाद में वो विलुप्त हो गया।
तो ये आगे ना हो ये महापुरुषों का आंदोलन, तो उसके लिए हमको सिस्टम डेवलप करना है। देखिए, जब तक व्यक्ति के हाथ में रहेगा, एक व्यक्ति के हाथ में रहेगा, तो वो निश्चित रूप से उसकी उम्र उस व्यक्ति तक रहेगी, और जब वो व्यक्ति नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से वो आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। तो इसलिए सिस्टम हमेशा जिंदा रहता है, सिस्टम हमेशा जिंदा रहता है। मैंने बहुत अध्ययन किया कि पुष्यमित्र शुंग की क्रांति के बाद संपूर्ण जम्मू द्वीप में बुद्ध धर्म एकदम विलुप्त क्यों हो गया, खत्म क्यों हो गया। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वो जो धम्म था वो दो लोगों तक सीमित था। वो दो लोग कौन थे? एक तो भिक्षु संघ, एक भिक्षु संघ था, उनके अंदर सीमित था धम्म। दूसरा राजाओं में, जिसे हम मौर्य काल कहते हैं, तो मौर्य काल जो राजा थे उनमें था। तो ये दो लोगों तक सीमित था, ये दो लोग नहीं रहे। बृहदत्त की हत्या कर दी गई, हमारा राजपाट चला गया। भिक्षुओं का कत्ल हुआ, भिक्षु पलायन कर गए, कुछ कत्ल कर दिए गए, कुछ बच्चे वो पलायन कर गए। तो इसको हमें अब अपने भिक्षु संघ से और राजनेताओं से अलग हटकर इसको समाज में स्थापित करना है। धम्म को भारत के कम से कम 100 करोड़ लोगों के खून में, उनके नेचर में, उनके आचरण में, उनके संस्कारों में स्थापित करना है, जिससे ये कभी खत्म ना हो, कभी कमजोर ना हो। और बड़ा उदाहरण हमारे सामने ब्राह्मण धर्म का है। ब्राह्मण धर्म का, ब्राह्मण धर्म किसी युग में खत्म नहीं हुआ, मौर्य शासन काल में भी नहीं हुआ। मैं ये आपको जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे जो राजा थे वो उदारवादी थे। बौद्ध शासन काल में भी ब्राह्मणों को उनके धर्म के अनुसार संस्कार करने की पूरी पूरी स्वतंत्रता थी। तो चूंकि राजाओं के राजपाट थे, इसलिए वो राजाओं की वाहवाही करने में लगे रहते थे, लेकिन अंदर 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 उन्होंने अपने धर्म को व्यापक रूप से खड़ा खड़ा करके रखा, और इतने बड़े पैमाने पे खड़ा करके रखा कि पुष्यमित्र शुंग के बृहदत्त की हत्या करने के बाद वो समाज पूरा तैयार हो गया, और उसने बहुत जल्दी ब्राह्मण धर्म को कागज के साथ मनुस्मृति बना के स्थापित कर दिया। जो बड़ी गहरी बात है, मैं आपके बीच में बता रहा हूं। दूसरा, मुगलों का शासन आया, 800 वर्ष तक मुगलों का शासन रहा, लेकिन ब्राह्मण धर्म कहीं कमजोर नहीं, क्योंकि वो समाज में व्यापक, और वो समाज के अंदर अंदर उसको इतना ताकत देते रहे। मुगल शासकों की जय जयकार करते रहे, मुगल शासकों की तारीफ करते रहे, उनकी प्रशंसा करते रहे, और अंदर ही अंदर वो अपने धर्म को व्यापक रूप से ताकत देते रहे। उसके बाद अंग्रेजों का शासन आया, 150-200 वर्ष अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों के शासन में भी ब्राह्मणों ने ब्राह्मण धर्म को व्यापक रूप दिया, और 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान लागू हो गया। संविधान की धारा 13 और 17 ने प्राचीन काल की सारी मान्यताएं समाप्त कर दी, खत्म कर दी। 75 वर्ष होने को जा रहे हैं, क्या ब्राह्मण धर्म खत्म हुआ? बड़ी तेजी से वो उसका विवेकीकरण करते हुए जा रहे हैं। तो ये कौन कर रहा है? इस समाज कर रहा है। इसलिए हम चाहते हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से इस समाज को बड़े पैमाने पर तैयार किया। और आप लोग देखते होंगे, अभी आगरा का भी प्रोग्राम हुआ तो 10-20 भिक्षुओं के फोन आए, 10-20 भिक्षुओं के फोन आए कि साहब
दूसरे दिन मंच पे कोई भंते नहीं था, कोई भिक्खू नहीं था, समझ में नहीं आ रहा हमारा। हमने उनको कहा, पूज्य भंते जी, आप तो अपने काम में लगे ही हैं, हम उपासकों को तैयार करने में लगे। हमारी ज्यादा जिम्मेवारी उपासकों के प्रति है, तो हम उपासक समाज को तैयार करने में लगे। ये मैंने उनको कहा। तो ये सारी बातें हम लंबा नहीं करना है। हम लोगों को एक तो 2 महीने का समय है, अप्रैल और मई। अप्रैल में हमको महात्मा ज्योतिराव फूले और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती को संयुक्त रूप से मनाना है। आरवीएम के लोग, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, धम्म सेवक, सामाजिक न्याय परिषद, इन सबकी जिम्मेवारी है कि आप जहां भी प्रोग्राम करें, करिए प्रोग्राम, छोटा करिए, बड़ा करिए, 20 लोगों के बीच में करिए, 10 लोगों के बीच में करिए, या 1000 लोगों के बीच में करिए, लेकिन महात्मा ज्योतिराव फूले और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की संयुक्त जयंती समारोह, जो कि 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिराव फूले की है और 14 अप्रैल बाबा साहब की है। तो ये हमको एक नया काम शुरू करना है, क्योंकि हमें ओबीसी को तैयार करना है, तो महात्मा ज्योतिराव फूले जी को हमको लेके चलना, ये काम करना है। 23 अप्रैल को प्रस्तावित है ही सतना रीवा वालों का। इसके साथ साथ में सभी प्रदेशों के खास करके जो प्रदेश महासचिव हैं, जो अपने अपने राज्यों के प्रभारी हैं, उनसे मेरा निवेदन है, आप लोग राज्य स्तर पर, प्रदेश स्तर पर एक एक जिले से टॉप टॉप के 5-5 कार्यकर्ताओं की टीम बनाकर उनका आप 2 दिन का, 3 दिन का, नहीं तो 1 दिन का प्रशिक्षण जरूर रखें। ये मेरा आपसे निवेदन है। अगले सप्ताह हम जब मिलेंगे तो इसी की रिपोर्ट आपसे लेंगे। ये आप सब करें। और दिल्ली में एक मेरा प्रस्ताव है 26 जून का। 26 जून छत्रपति साहू जी महाराज की जन्म जयंती है, बुधवार का दिन है, और हम चाहते हैं कि दिल्ली में या तो मालवंकर हॉल में या तालकटोरा में, दोनों में से दिल्ली के साथ ही चर्चा कर लेंगे। और राष्ट्रीय पदाधिकारी सम्मेलन यानी प्रत्येक जिले से 2-2 पदाधिकारियों का भाग लेना अनिवार्य है। उसमें नॉन पदाधिकारी नहीं होगा, समर्थक नहीं होगा, कार्यकर्ता नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम डेवलप करना है, तो सिस्टम पे काम करने की जरूरत है। तो प्रत्येक जिले से 2-2 साथी, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष रहेगी, कमेटी वो रहेगी। एक ये प्रोग्राम दिल्ली में चूंकि बड़ा नहीं रख सकते हम लोग, और उसमें बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन फीस नहीं रखेंगे, 200-300 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस रखेंगे। दिल्ली के साथियों से कहेंगे कि भाई हॉल के लिए आप लोग व्यवस्था करो, और जो चाय पानी नाश्ता खाना पैकेट बनेगा उसका खर्चा इंडिविजुअल रूप से जो देश भर से लोग आएंगे वो देंगे। और रुकने का, रेलवे स्टेशन, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो होटल है बहुत सस्ते हैं, 1200 रुपए का, 800 रुपए का, 1000 रुपए का, 1500 रुपए का मिलता है। या रिश्तेदारी में रुके, जहां भी रुकना चाहते हैं रुक। तो चूंकि दिल्ली हमारा देश का सेंटर है, राजधानी है, तो दिल्ली में हम कोई बड़ा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों को करना है 26 जून, ये प्रस्तावित है, आप लोग चर्चा कर लेंगे। और 27 मई, 28 मई और 29 मई, ये 3 दिन का उत्तर प्रदेश के साथियों का रहेगा। बाहर के साथी आना चाहें तो एज ए अतिथि के रूप में आ सकते हैं सीखने के लिए, लेकिन ये रहेगा उत्तर प्रदेश के साथियों का, और एक जिले से 5-5 साथी उसमें भाग लेंगे। और इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जो उत्तर प्रदेश का प्रोग्राम होगा इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसमें जो एक जिले से 5 साथी भाग लेंगे, तो वो एक साथी 25 मेंबर बनाएगा, वो साथी 25 मेंबर बनाएगा, और मेंबरशिप से जो पैसा आएगा, उस मेंबरशिप के पैसे से वो 3 दिन का प्रोग्राम होगा। और जो पैसा बचेगा
वो उत्तर प्रदेश की कमेटी के पास रहेगा। आदरणीय बाबूजी राजाराम आनंद जी के पास रहेगा, आदरणीय दशरथ मौर्य जी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं उनके पास रहेगा, जिससे वो उत्तर प्रदेश के आगे के कार्यक्रमों को संचालित कर सकें और लखनऊ में अपना एक स्टेट लेवल का कार्यालय सिस्टम से वो साथी लोग चला सके, ये रहेगा। और जो जम्मू कश्मीर में हमारा 16वां राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है, उसके लिए विशेष बात मैं आपको बता दूं, उसमें पूरे देश भर से 200 लोग रहेंगे, बस 200 लोग। एक तरह से वो सीनियर धम्म संसद होगी, सीनियर धम्म संसद। और उसमें हमें सबसे पहले राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो नियमावली है, संविधान है, उसको अंतिम रूप देना है, उसको पूरा करना है। दूसरा, सिस्टम जो पूरे देश का हम लोगों को बनाना है, उसको तैयार करना है, उस पर चर्चा होगी, उसकी लिस्ट अभी से बनेगी, वो साथी लोग वहां जाएंगे और उनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उन पे वो पैटर्न लागू होगा जो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था कि जो व्यक्ति 100 मेंबर बनाएगा, वही व्यक्ति लुम्बिनी के कार्यक्रम में भाग ले। तो वहां जो 200 लोगों की लिस्ट बनेगी, उनको भी 100 मेंबर, 100 रुपए जिसकी सदस्यता है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की, वो बनाने होंगे, वो बनाने होंगे। और इससे 2 फायदे हैं। पहला फायदा यह कि जिसको सीनियर धम्म संसद में मेंबर बनाना है, तो उसकी क्षमता को भी तो देखा जाए कि उसकी क्षमता क्या है। क्या वो 4 लोगों से काम ले सकता है, उसकी क्षमता है 4 लोगों से काम लेने की। 4 लोगों से काम लेने का मतलब एक व्यक्ति को 25 की बुक पकड़ा दे, 4 लोगों को 25-25 की बुक पकड़ा दे और खुद उसकी सुपरविजन करे, खुद वो सुपरवाइजर हो, तो उनका इस्तेमाल करके वो 100 मेंबर बनाए। तो जो लोग काम करने वाले लोग होंगे, जो मेहनत करने वाले लोग होंगे, जो समाज को जोड़ने वाले लोग होंगे, यदि वो लोग सिस्टम का भाग होंगे, तो ही आंदोलन आगे बढ़ेगा। और हमने शकल देखकर, पद पोस्ट देखकर, ये देखकर भाई ये तो बड़ा बड़ा अफसर है, बड़ा अफसर रहा था, आईएएस रहा था, आईपीएस रहा था, बड़ा इंजीनियर रहा था, इसको तो हमको बुलाना चाहिए। या ये बड़ा मुखिया है, बड़ा चौधरी है, इसको तो हमको बुलाना चाहिए। और काम करने में वो निकम्मा है, काम वो करता नहीं। तो ऐसे लोगों को अगर आप सिस्टम का भाग बनाएंगे, तो आपका आंदोलन कमजोर रहेगा, फिर आप प्रतिक्रांति का मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें आप लोगों के बीच में अभी मैंने संज्ञान में डाली है, जो काम हमको करना है। शेष पेमेंट करना है टेंट वाले का, दूसरों का। तो जो जो पैसा आप पर बकाया है, कृपया करके, अगर आप अपने साथियों से नहीं ले पा रहे हैं, तो जिम्मेदार साथी अपने अपने पास से थोड़ा करके कलेक्शन उसको पूरा कर दीजिए। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उड़ीसा राज्य के धम्म सेवक संघ के साथियों का। वो जो लड़के लोग आए थे, वही पानी पिला रहे थे, वही चाय पिला रहे थे, वही खाना देख रहे थे, वही पंडाल देख रहे थे। सही मायने में धम्म सेवक संघ की कुछ झलक अगर नजर आ रही थी, तो जो उड़ीसा के हमारे लोग थे, धम्म सेवक के साथी, वो काम कर रहे थे, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और कुछ साथी धम्म सेवक संघ की ड्रेस पहनने के बाद भी, ड्रेस पहनने के बाद भी अनुशासन में नहीं, डिसिप्लिन में नहीं। कई बार राष्ट्रीय आचार्य जी को माइक से बोलना पड़ रहा था, कई बार बोला राष्ट्रीय आचार्य जी ने, लेकिन उसके बाद भी उनके कान में आवाज नहीं गई, घूमते रहे, टहलते रहे, बुक स्टाइल पे रहे। तो ये सब हम लोगों को एक कैडर तैयार करना है, समर्पित भाव का एक समाज का निर्माण करना है और युवा समाज का निर्माण करना है। तो ये बात मैं कहकर आज की बात को खत्म करता हूं। आज हमारे कई साथी नहीं बोल पाए, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी हमारे बादल सिंह बौद्ध साहब भी नहीं बोल पाए, राष्ट्रीय हमारे उपाध्यक्ष महेश्वर बौद्ध साहब उड़ीसा वाले भी नहीं बोल पाए, और कई साथी छूट गए हैं। तो अगले सेशन इतवार को हम और रखते हैं दूसरा, जिसमें आप लोग ये सब तैयारी कर लेंगे जो मैंने कही है। और प्रत्येक जिले में 5-5 लोगों की टीम, सबसे पहले राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की टीम तैयार करिए,
फिर धम्म सेवक की तैयार करिए, फिर सामाजिक न्याय परिषद की आप लोग तैयार करिए, लेकिन सबसे पहले तैयार करिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की टीम। वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की टीम जो तैयार हो जाएगी, तो फिर वो आगे का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो बहुत जल्दी कर देगी। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग देश से जुड़े, सभी को, और सब लोग आगरा आए। आप सबने आगरा में आकर काफी मेहनत की, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और DSS की ड्रेस में हम लोग जो धम्म शांति मार्च किया है, उसका बहुत बड़ा संदेश आगरा के साथियों में गया है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। आभार व्यक्त करा दीजिए मास्टर माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब से। जी 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 हाँ, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपने पूरी रूपरेखा रखी। आज के वेबिनार को समापन करने से पूर्व मैं माननीय बादल सिंह बौद्ध कार्यवाहक अध्यक्ष साहब से मैं आभार करने के लिए मैं बुलाता हूं। माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, आप आए और आभार के माध्यम से हम सभी साथी लगभग 2.5 घंटे से ऊपर होने जा रहा है। सभी साथी बड़े ही तन्मय भाव से सभी सुन रहे हैं। तो माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी आए आप। जी बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक जी। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष संस्थापक महोदय, आचार्य जी, उपस्थित सभी महासचिवगण, सचिवगण, प्रदेश के संयोजकगण, प्रभारीगण और समस्त आदरणीय जन, महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और अन्य साथी, आज आपने महत्वपूर्ण समय निकालकर 18-19 मार्च के जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन था उस पर रिव्यू रखा, सुझाव भी दिए और महत्वपूर्ण सुझाव दिए। और मेरा आपसे निवेदन है आभार के साथ कि जो कमी थोड़ी आर्थिक रूप से हुई है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे और शीघ्र उसको पूरा करेंगे। आज आपने समय दिया और मैं राष्ट्रीय अधिवेशन का आभार वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा चुका हूं। एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी साथी अपने माइक खोल लें। सभ्य सत्ता से कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। दोनों हाथ जोड़ के बैठते हैं। सभी साथी अपना माइक अवश्य खोलें। सभ्य सत्ता सुखी हंतु, सभ्य हंतु सभ्य बद्धानि सभ्य सत्ता सुखी हंतु, सभ्य हंतु चक्रिनो, सभ्य बद्धानि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमः। सभ्य सत्ता सुखी हंतु, सभ्य हंतु चक्रिनो, सभ्य बद्धानि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमः। साधु हो इस जगत का साधु दुखी होगे नमामि, नमो बुद्धाय। धम्मं नमामि, साधु साधु साधु। आज के वेबिनार सभी के साथियों को जय भीम, समापन नमो की बुद्धाय। आदरणीय जनों का बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। सबको नमो बुद्धाय, जय भीम।